असाध्य वीणा। आ गए प्रियंबद केश कंबली गुफा के। आ गए प्रियंबद केश कंबली गुफा के। राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत्य हुआ मैं दाद, पधारे आप। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा। साधक के आगे रख उसको हट गए। सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लग टिक गई प्रियंबद के चेहरे पर। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीटी तर से इसे गढ़ा था। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने। कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करिशुंडों सी डालें हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कूटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। उसकी गंध प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था। उसी किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की। वीणा पूरी हुई, साध साधना, साध ही जीवन लीला। ये असाध्य वीणा कई बार हमने सुनी भी है, पढ़ी भी है। तो कविता तो अपने आप में डुबा देती है मन को, मस्तिष्क को, लेकिन इसका कोई लाक्षणिक बिंब जरूर होंगे सब, और इसका अर्थ कोई गूढ़ जरूर होगा। तो असाध्य वीणा का एक्चुअली क्या अर्थ है, मतलब इस पूरी कविता का क्या अर्थ है? असाध्य वीणा अज्ञेय जी की बड़ी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कविता है। और जब भी लंबी कविताओं का इतिहास लिखा जाता है, उसमें असाध्य वीणा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। लंबी कविताओं का शिल्प आधुनिक कालीन हिंदी कविता के शिल्प के रूप में मान्य है, और संभवतः प्रसाद जी इसके पुरस्कर्ता हैं। शेर सिंह का आत्मसमर्पण, प्रलय की छाया लंबी कविताएं हैं। फिर निराला जी हैं जिन्होंने राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास जैसी लंबी कविताएं लिखी। और उसके बाद तो एक स्थापित विधा के रूप में ही लंबी कविता सामने आ गई। आगे बहुत से हिंदी के कवियों ने लंबी कविताएं लिखी हैं, उनके नाम में जाना अभी उपयुक्त नहीं है। अज्ञेय जी की यह कविता उसी तरह से समकालीन हिंदी कविता या नई कविता की चर्चित कविता है, जैसे मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में आत्म परिष्कार और आत्म अनुसंधान उस समाज में करना चाहती है जिसमें आइडेंटिटी की समस्या कई प्रकार से उभर कर सामने आती है। उस पर वर्ग के दबाव हैं, समाज के दबाव हैं, एक राजनैतिक राज्य शक्ति के दबाव हैं, और कुल मिलाकर एक ऐसे समाज का दबाव है जो कहीं ना कहीं अवमूल्यन का शिकार है, और उसमें अपने व्यक्तित्व को पाने की एक दुर्लभ और उत्कट छटपटाहट
मुक्तिबोध की उस कविता में दिखाई देती है। मैं मुक्तिबोध की कविता की चर्चा इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि प्रायः समकालीन कविता में अज्ञेय बनाम मुक्तिबोध का एक द्वंद्व छेड़ा जाता है। मुक्तिबोध को मार्क्सवादी कवि कहकर प्रतिष्ठित किया गया है, हैं भी, लेकिन मेरे जानते इस कविता में जिस तरह से मार्क्सवाद के बरक्स एक तरह के मनोविश्लेषण के अंतर्गत अपने स्व को पहचानने की एक पदार्थ भौमिक या इन्वर्टेड कमा में कहूँ तो कहूँ पदार्थाध्यात्मिक खोज दिखाई देती है, वह उनके पूर्व और उनके बाद के कवियों में तो मुझे नहीं दिखाई देती। जबकि अज्ञेय की कविता असाध्य पीड़ा, वह भी आत्मानुसंधान और आत्मपरिष्कार की बात करती है, लेकिन वह जिस समाज में अपने को खोलना चाहती है, प्रतिष्ठित करना चाहती है, वह समाज एक स्थिर समाज जैसा दिखाई देता है। उसकी गतिशीलता भीतरी तहों में छिपी हुई है। अंधेरे में की जो डायनेमिक्स है, गतिशीलता है, वो बाहरी समाज में विन्यस्त है, जिसको अपने मन की भीतर की तहों में जाकर परत दर परत उहाड़ने का काम मुक्तिबोध करते हैं। जबकि अज्ञेय भी मन के भीतरी परतों की ओर जाना चाहते हैं और उसे उहाड़ना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, लेकिन अंतर ये है कि अज्ञेय मन की तहों को खोलते खोलते उनके भीतर जाकर अंधेरों को छांटते छांटते एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां मन ही नहीं बचता। उसे हम एक तरह की मनोतीत अवस्था भी कह सकते हैं, एक तरह की नो माइंडेडनेस की अवस्था, एक ऐसे शून्य और विराम की अवस्था जहां पहुंचकर व्यक्ति निर्विचार हो जाता है। इन अर्थों में अज्ञेय की कविता समाज सापेक्ष कविता है, क्योंकि वह व्यक्ति मन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जतलाती है। मनुष्य के मन को कैसे बदला जाए, अज्ञेय की समस्या ये है। मनुष्य के भीतर जो स्मृतियां हैं, परंपराएं लहर ले रही हैं, बाहरी घटाटोप हैं, आकांक्षाएं हैं, अनेक तरह की वृत्तियां हैं, लोभ, ईर्ष्या, लालच, क्रोध, आवेश इत्यादि। इन सभी वृत्तियों का परिष्कार किसी भी समाज में आवश्यक रहेगा। मुक्तिबोध एक ऐसे समाज की बात करते हैं जिसका सपना कार्ल मार्क्स ने देखा था, एक विषमता विहीन समाज का सपना, समतामूलक समाज का सपना उन्होंने देखा था। अब उसकी परिणति तो कहीं हुई नहीं। उनके वैचारिक दर्शन के यूटोपिया में, उनके कल्पनाशीलता में, उनके स्वप्नावेश में ये चीज़ें घटित होती हैं। वहाँ से एक तरह की दृष्टि लेकर मुक्तिबोध हिंदी कविता की ज़मीन पर खड़े हैं। तो जिस समतामूलक जस्टिफाइड समाज में एक व्यक्ति रहेगा, उसके भीतर मन का भी परिष्कार हो गया रहेगा, यह कहा नहीं जा सकता। किसी भी समाज में, चाहे वो कितना भी समतामूलक समाज क्यों ना हो, अंततः मनुष्य के मन की अंदरूनी तहों का परिष्कार बहुत जरूरी रहेगा। कोई भी समाज हो, कितना भी सत्यान्वेषी समाज हो, वहां भी मनुष्य को अपने मन के भीतर जाने की जरूरत रहेगी, अपने को समझने की जरूरत रहेगी, अपने को पाने, पुनर्संयोजित करने की जरूरत रहेगी। अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा एक तरह से
मनुष्य के मन के पुनर्संयोजन की कविता है। उस मन के पुनर्संयोजन की जो बाहरी बिखराव में भ्रांत हो गया है, जिसे अंदर के संगीत का पता नहीं है। उसके जीवन में जो संगीत छुपा हुआ है उसकी उसकी कोई पहचान नहीं है, न कोई तड़प है, न कोई अभीप्सा है। कभी कभी एक झलक सुख की चाह के रूप में उसके सामने आती है। कभी कभी ऐसी घटना होती है जिसमें वह निर्विचार होता है। कभी कभी ऐसी चेतना प्रकट होती है जो उसे मनोतीत अवस्था में ले जाती है। उस अवस्था में जाकर क्षण भर के लिए वह प्रमुदित और पुलकित होता है, एक ऊर्जा ग्रहण करता है शेष जीवन जीने के लिए। अज्ञे की कविता आत्मानुसंधान के साथ साथ उस आत्म विवेक को भी हासिल करना चाहती है, जिसमें भीतर जाकर हम अपनी स्मृतियों को खंगालते हैं, टटोलते हैं, और उन स्मृतियों के रास्ते हम उन सभी स्रोतों से, उन सभी ऊर्जाओं से वापस जुड़ जाते हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में रस पहुंचाकर हमें निर्मित किया है। किरीटी तरु एक तरह के अस्तित्व का महावृक्ष है, जिसकी जड़ें कविता में पाताल लोक तक फैली हुई हैं, जिस पर फण टिकाकर वासुकी नाग सोता है। ये सारे प्रतीकात्मक पद हैं। प्रियंबद अपनी ध्यानावस्था में अपनी स्मृतियों के माध्यम से उस सृजनात्मक क्षण में पहुंच जाता है जहां पर पूरे अस्तित्व ने उस वृक्ष को पैदा किया है और वज्र कीर्ति ने उस वृक्ष से वीणा को गढ़ा है। यदि वीणा असाध्य है तो उसका कुल कारण इतना है कि हम अपने जीवन संगीत को खोलने के लिए कभी रुके नहीं हैं, कभी ठिठके नहीं हैं, कभी शांत होकर एक क्षण के लिए हमने विचार नहीं किया है। हम विचार करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम निर्विचार की यात्रा करते हैं। असाध्य वीणा जो असाध्य थी, उसे प्रियंबद ने अपनी स्मृतियों की जड़ों को टटोलते हुए, खंगालते हुए, पूरे अस्तित्व से अपने आप को जोड़ते हुए, उस मूल ऊर्जा का संधान करते हुए ये अनुभव कर लिया कि जो समग्र अस्तित्व में ऊर्जा निहित है वही धीरे धीरे उसकी उंगलियों में तैरकर बहकर आ गई है, और उसी ऊर्जा से स्पंदित होकर वह वीणा को बजा लेता है। तभी वो असाध्य वीणा साध्य हो जाती है। तो कविता एक तरह से जीवन के मर्म को खोलना चाहती है कि जो संगीत हमारे भीतर प्रतीक्षमान सोया हुआ है, कभी किसी क्षण में हम उसके पास पहुँचें, श्रोतापन्न भाव से हम पूरे अस्तित्व से, चराचर के विवेक से जुड़े, और उसके माध्यम से हम अपने को निर्मित करने वाली सारी अस्तित्व मूलक शक्तियों से जुड़ जाएं, अपने को खंडित अनुभव न करें। उस अखंडावस्था में ही उस मनोतीत राज्य का जन्म होता है जहाँ पहुंचकर वीणा सधती है और इस तरह वह साध्य हो जाती है, असाध्य नहीं रहती। बहुत धन्यवाद।